हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जो यूरोप में राष्ट्रवाद है ना, कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, उसके एमसीक्यू लगाने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। एमपी बोर्ड, चाहे वो सीबीएसई का हो चाहे एमपी बोर्ड का हो, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आते जरूर हैं। तो आप वीडियो को पूरी देखें। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1789 में राष्ट्रवाद का पहला विचार किस यूरोपीय देश का की क्रांति के साथ उत्पन्न हुआ था। तो याद रखेंगे कि सबसे पहले जो राष्ट्रवाद का जो पहला विचार उत्पन्न हुआ था वो फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न हुआ था। तो अपन को याद भी होगा कि 1789 में जो क्रांति हुई थी कहां पर हुई थी, फ्रांस में हुई थी। तो याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा, फ्रांस। बेटा याद रखेंगे फ्रांस की जो राजधानी है उसको पेरिस कहा जाता है, और जर्मनी की जो राजधानी है उसे बर्लिन कहते हैं, और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, और इंग्लैंड की राजधानी क्या है, लंदन है। याद रखेंगे जर्मनी का एकीकरण अपन आगे पढ़ेंगे इसमें। फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे, नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें आते रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेपोलियन की नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, इसे किस वर्ष लागू किया गया था। तो बेटा पता है कि 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उसके बाद वहां के राजा को हटा दिया गया था। उसके बाद अपन को पता होगा कि नेपोलियन जो था, नेपोलियन ने वहां पर अधिकार कर लिया था, और तानाशाह बन गया था वो। और उसने एक नियम भी लाए थे कुछ, तो उसको अपन संहिता कहते हैं, उसकी नेपोलियन कोड कहते हैं, संहिता कहते हैं। तो 1804 में लागू कर दिया था उसने। कब लागू कर दिया, तो 1804। तो याद रखेंगे नेपोलियन संहिता कब लागू की है, 1804। आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं कि यूरोप का पूर्वी एवं मध्य भाग किस राजतंत्रों के अधीन था। तो यूरोप के पूर्वी एवं मध्य भाग में किस प्रकार के राजतंत्र थे, किस प्रकार के राजा थे, तो बेटा निरंकुश राजा थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रह जाएगा, यानी निरंकुश राजा थे। कैसे बेटा, निरंकुश। नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन। यूरोप के पश्चिमी एवं मध्य भागों में औद्योगिक इकाइयों व्यापार में बढ़ोतरी से किसका विकास हुआ। तो बेटा जब भी क्या होता है, जब औद्योगिक इकाइयां लगती है तो ज्यादातर जो विकास होता है वो शहरों का विकास होता है। तो यहाँ पर शहरों का विकास काफी ज्यादा हुआ है, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष प्रशा की पहल पर शुल्क संघ जोल्बेराइन का गठन हुआ। बेटा जोल्बेराइन क्या एक शुल्क संघ है। इसके पहले जब शुल्क संघ नहीं था तो उसके पहले काफी मुद्राएं चलती थी, एक से ज्यादा मुद्राएं, काफी मुद्राएं अलग अलग, टैक्स बहुत ज्यादा लगता था जर्मनी में। 39 राज्यों का संघ था, तो 39 राज्यों में अलग अलग टैक्स। कोई इंसान अगर मान लो दूसरे देश में जा रहा है, दूसरी जगह जा रहा है, 39 जर्मनी के अंदर 39 है, तो बार बार टैक्स लगेगा, कितने बार लगेगा। तो ऐसा कर दिया एक संघ बनाएगा जोल्बेराइन, जिसके तहत कि एक टैक्स दिया जाएगा, और ये मुद्राओं की संख्या भी घटा दी गई। बहुत सारी मुद्राएं थी पहले। तो ये कब कब हुआ था बेटा, तो 1834 में हुआ था। तो ये प्रशा की पहल पर हुआ है, ठीक है, 1834 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें किस भावना से प्रेरित थी। बेटा हमें पता है कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, वहां के राजा को, क्या लुई 16वीं जो थे, वहां के राजा को हटा दिया गया। फिर नेपोलियन ने कब्जा किया फ्रांस पे, नेपोलियन का शासनकाल आया। फिर नेपोलियन का शासनकाल भी बेटा 1815 में खत्म हो गया, वाटरलू की लड़ाई के बाद, ठीक है। तो नेपोलियन जब हार गया तो उसके बाद यूरोप में किस प्रकार के लोगों ने कहा, या मान लो किस प्रकार के लोग आए जो कहते थे कि अब किस चीज को फिर से आना चाहिए। तो जैसे उन्होंने देखा कि पहले जो राजा हुआ करता था नेपोलियन के पहले, तो वही अच्छा लगा उनको कि ये नेपोलियन तो और बड़ा खतरनाक आदमी था, इससे अच्छा तो क्या थे, राजा थे पहले हमारे, ठीक है। तो यानी जो रूढ़ीवाद थे ना, रूढ़ीवाद फिर से पनपने लगे, जो पुरानी परंपरा को मानते हैं। यानी नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारों में किस भावना से प्रेरित हो गई, रूढ़ीवादियों से प्रेरित हो गई, जो परंपराओं को मानते हैं कि भाई भैया हमारे पुराने राजा ही अच्छे थे, ठीक है। और फिर से उनको जो बुर्बो वंश था फिर से सत्ता में आ गया था नेपोलियन की हार के बाद। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्रांति को राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहा जाता है। अभी मैंने बताया कि फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुई थी, ठीक है। अगला देखते हैं बेटा, किसके गुप्त संगठनों के आधार पर जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड एवं स्विट्जरलैंड में भी अनेक गुप्त संगठनों का निर्माण किया गया था। तो इसका क्वेश्चन का अपन ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो ऑप्शन आपके हैं मैथ्सनी, काबुर और बिस्मार्क और सोरियो। तो बेटा याद रखना आपको, जो जोसेफ मैथ्सनी था ना, उसी ने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी। जो गुप्त संगठन थे ना, उनकी स्थापना की थी। याद रखेंगे मैथ्सनी और कौन, मतलब मैथ्सनी ने कौन कौन से संगठन की, यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना की थी, ठीक है।
आगे देखते हैं 18 मई 1848 की मई क्रांति में 831 निर्वाचित प्रतिनिधि किसमें अपना स्थान लेने के लिए एवं जुलूस में शामिल हुए। तो बेटा याद रखेंगे फ्रैंकफर्ट संसद। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? फ्रैंकफर्ट संसद आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही है 9 का।